हेलो स्टूडेंट, कि जब भी आप चैप्टर को स्टार्ट करो तो उससे पहले आप उसका ओवरव्यू ले लो कि आपने क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर। सबको क्लियर? हाँ, आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाता है सब कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही बताए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हमने नर जनन से पहले हमने क्या पढ़ना है, ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। ठीक है, तो ध्यान रखना है सबने अच्छे से कि आपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। अगर हम चैप्टर की बात करें मानव जनन में, अब देखो इसको सरल बनाने के लिए हमने क्या करना है, आप सभी को पता है सबसे पहले मानव जनन में हम क्या पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर लैंगिक जनन की बात हो रही है और मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। इसका मतलब है कि अगर नर युग्मक का निर्माण हो रहा होगा तो वो नर के शरीर से हो रहा होगा, शरीर से, और अगर मादा युग्मक का निर्माण हो रहा होगा तो वो मादा के शरीर से हो रहा होगा। तो सबसे पहले हमने संरचना, किसकी संरचना का अध्ययन करना है, नर की संरचना का अध्ययन करना है और मादा की संरचना का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमने किसकी संरचना देखनी है, संरचना किसकी, नर की संरचना देखेंगे हम, जिसे हम नर जनन तंत्र बोलेंगे। ठीक है, नर जनन तंत्र की बात करेंगे यहाँ पर। क्लियर? सेकंड हम किसकी बात करेंगे, मादा जनन तंत्र की। चलिए, जैसे आपने पिछले चैप्टर में पुष्प की संरचना देखी थी ना, और फिर उसमें आपने पुष्पों की संरचना में नर और मादा संरचना को देखा था। अब इसके बाद होती है लैंगिक जनन की प्रोसेस। तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, हमने 3 प्रोसेस में डिवाइड करा था, निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन अवस्था और निषेचन पश्चावस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर, निषेचन पूर्व अवस्था। निषेचन पूर्व अवस्था में हम क्या देखते हैं, क्या होगा बताओगे जरा कमेंट में कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पर निषेचन पूर्व अवस्था में। मनुष्य की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले होगा युग्मक जनन की क्रिया। युग्मक जनन की क्रिया, युग्मक जनन क्या होते हैं, युग्मक का निर्माण, यानी कि नर की संरचना के द्वारा किसका निर्माण होगा आगे चल करके, नर युग्मक का। और अगर मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में जो नर युग्मक होता है वो होता है शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शुक्राणु जनन की प्रोसेस को पढ़ना है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? और मादा शरीर की संरचना में देखेंगे तो यहाँ पर मादा शरीर के अंदर इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, युग्मक जनन की प्रोसेस में अंडाणु का निर्माण। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, जब हम इसके निर्माण की प्रोसेस को पढ़ेंगे तो हम इसको कहते हैं अंड जनन। क्लियर इतनी बात? ये वाली बातें समझ में आ रही है? आपने पहले क्या पढ़ा, संरचनाएं पढ़ ली, उसके बाद आपने इन संरचना में देखा कि किस प्रकार से नर युग्मक का निर्माण होगा, किस प्रकार से मादा युग्मक का निर्माण होगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये पढ़ोगे आप। उसके बाद अब क्या आया, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था सजीव प्रजक के बारे में। सजीव प्रजक क्या होते हैं, सजीव प्रजक आप सभी को मैंने चैप्टर में भी बताया था कि सजीव प्रजक वे जीव होते हैं जो एक सजीव को जन्म देते हैं, यानी कि बच्चे को जन्म देंगे। ठीक है, अंड प्रजक देखा तो वो अंडे के अंदर अपने बच्चे को रखते हैं, लेकिन सजीव प्रजक में क्या होती है, यहाँ पर सजीव यानी कि एक बच्चा जो होगा, भ्रूण होगा, वो बनेगा और उसके पश्चात जब वो पूरा अपने गर्भ में, मादा के गर्भ में अच्छे से परिपक्व हो जाएगा, उसके पश्चात वो बाहर निकलता है। क्लियर थी इतनी बात? तो सजीव प्रजक में हमने मनुष्य के एग्जाम्पल भी देखा था। इतनी बात क्लियर है सबको, है ना? तो सजीव प्रजक में हम क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार से सजीव प्रजक में मैंने वहां पर बताई थी कि इसमें यहाँ पर जो शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन की क्रिया होती है वो एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे, है ना? इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, जो हमारे अंडाणु और शुक्राणु बना है उनका क्या होगा, निषेचन होगा, और वो एक विशेष प्रोसेस के द्वारा होगा। निषेचन के पश्चात क्या पढ़ेंगे हम, जाहिर सी बात है कि पुष्पों में तो भ्रूण का निर्माण होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, भ्रूण बनेगा। ठीक है, इसमें अलग अलग आप पढ़ोगे कि किस प्रकार से वो भ्रूण गर्भाशय से अटैच्ड होता है, तो अंतःरोपण उस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, या हम बोलेंगे संगर्भता, गर्भ धारण कर लिया है महिला ने, संगर्भता, इस प्रोसेस को पढ़ोगे। ठीक है, और या हम बोलते हैं अंतःरोपण। अंतःरोपण अलग होगा और अंतःरोपण के पश्चात संगर्भता होती है। क्लियर? और उसके पश्चात क्या होगा, हम क्या बोलेंगे कि महिला ने प्रसव को ग्रहण कर लिया है, प्रसव हो गया। प्रसव की क्रिया क्या हो जाएगी, जब बच्चा बाहर आएगा,
वो प्रसव की क्रिया होगी। प्रसव के बाद जो शिशु होता है वो क्या करता है, दुग्ध ग्रहण करता है, तो दुग्ध स्रवण की क्रिया भी हम इसमें पढ़ेंगे। बताओ किस किस को चैप्टर का ओवरव्यू पता चल गया है, जल्दी बताइए, बताओ। ये सारा पता चल गया कि आपने ये पढ़ना है। पहले आप नर संरचना को पढ़ोगे जिसे हम नर जनन तंत्र बोलेंगे, मादा संरचना, मादा जनन तंत्र। उसके बाद आप देखोगे कि इन संरचनाओं के में किस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन पढ़ोगे, ठीक है। अंडाणु निर्माण की क्रिया अंडाणु जनन, अंड जनन, क्लियर। इसके बाद आप देखोगे निषेचन, दोनों निषेचित होंगे यानी कि ये निषेचन वाली अवस्था आ जाएगी। फिर ये वाली जो संगर्भता, अंतःरोपण होगा, प्रसव, दुग्ध स्रवण, ये सारी क्रिया होगी निषेचन पश्चावस्था। क्लियर है सबको, ठीक। चलिए तो फिर सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो यही है, नर जनन तंत्र। धीरे धीरे पढ़ेंगे और क्लियर करते हुए सारे टॉपिक को चलेंगे। तो चलते हैं नर जनन तंत्र में। ठीक, अब देखो नर जनन तंत्र में आपको पूरा संरचना को देखना है। तो इसको सबसे अच्छे याद रखने के लिए आपको क्या करना है, एक तो आप सभी को पता है कि नर में नर संरचना पाई जाएगी शुक्राणु निर्माण के लिए, ठीक है। शुक्राणु निर्माण होगा लेकिन वो कैसे होगा, किसी नर संरचना के द्वारा होगा, ठीक, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पर ये बना देती हूं मैं इंसान को, इसका नाम रख दो कोई अच्छा सा, क्या रखेंगे हम इसका नाम, क्या रखेंगे हम इसका नाम, जल्दी नाम बता दो, फिर इसके बाद हम इसका नाम देंगे, फिर इसी को यूज करेंगे। चलो इसका नाम तात्या रखते हैं, ठीक है। ये है तात्या। अब देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपके पास दो गुहाएं पाई जाती है, दो गुहाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, आपके जो ऊपर गुहा पाई जाती है, दो गुहाएं होती है इस प्रकार से, दो गुहाएं हैं, ठीक है। ये जो ऊपर गुहा होती है इसे हम कहते हैं वक्ष गुहा। क्या कहेंगे, वक्ष गुहा, क्लियर। जो दूसरी वाली गुहा होती है उसको कहेंगे आप उदर गुहा। वक्ष गुहा यानी कि जो आपकी थोरेसिस कैविटी होती है उसे हम वक्ष गुहा कहते हैं। जो उदर गुहा होती है इसको आप एब्डोमिनल कैविटी कहते हो, क्लियर। आप सभी को पता है वक्ष गुहा में श्वसन तंत्र काम कर रहा है ना। और उदर गुहा की बात करते तो यहाँ पर जो पाचन तंत्र वगैरह, आपका जो यूरिनरी सिस्टम होता है यानी कि आपका जो मूत्राशय वाला भाग होगा, ठीक है, वो यहाँ पर उदर गुहा में काम करता है। क्लियर, इतनी बात समझो। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नर में दो यानी कि एक जोड़ी वृषण कोष शरीर से बाहर पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये कहलाते हैं आपके वृषण कोष, ठीक है। ये कहाँ होंगे, जो नर संरचना होगी यानी कि मेल होगा उसके बाहर स्थित होते हैं वृषण कोष। स्क्वाटम कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, स्क्वाटम। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई है, जल्दी बताओ। क्लियर है, सिंपल बताया मैंने, अभी कुछ नहीं बताया। ये संरचना शरीर के बाहर पाई जाती है वृषण कोष, ठीक है। और इस वृषण कोष के अंदर ही आप देखोगे इसकी संरचना किस प्रकार से, इसमें कितनी सारी संरचना पाई जाएगी। उनमें से एक कोशिका होगी जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा, क्योंकि मेल है यहाँ पर, ठीक। तो हम अब इसको खोल करके देखते हैं कि कैसी इसकी संरचना होती है। तो चलो तात्या को हम खोल के देखते हैं कैसी संरचना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको क्या बोलोगे कि मनुष्य में एक जोड़ी वृषण कोष शरीर से बाहर पाए जाते हैं, अर्थात ये आपकी उदर गुहा है, इससे बाहर क्या पाए जा रहे हैं, वृषण कोष पाए जा रहे हैं। क्लियर, ये आपका उदर गुहा वाला भाग है, याद रखोगे ये कौन सा भाग है, उदर गुहा का। क्लियर, शरीर से बाहर मैंने क्या कहा है, ये वृषण है, वृषण कोष है। क्लियर, ये भी याद रखोगे, क्या है ये, वृषण कोष, ठीक है, स्क्वाटम। इतनी बात क्लियर है सबको। वृषण कोष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, क्या पाए जाएंगे, अब ये इस प्रकार से बना दो, ये, ठीक है। ये क्या है, आपके वृषण है, याद रखोगे ये क्या है, वृषण, वृषण यानी कि टेस्टिस। इतनी बात क्लियर है,
ये टेस्टिट होती है। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने जोड़े टेस्टिस पाई जाती है, तो हर एक मेल जो होगा उसमें एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है, यानी कि वृषण पाए जाते हैं। क्लियर? अब आप देखोगे कि इसके अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। इतनी बात आप सभी को याद रखनी है, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आ जाओ, अब मैं आपको कुछ और बता रही हूं। आपने देखो नर जनन तंत्र जब आप पढ़ते हो, ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, आपको 3 भागों में डिवाइड कर देना है। आपने जो पुरुष होगा उसके नर जनन तंत्र को, प्राथमिक अंग, ठीक है, दूसरा होगा सहायक अंग। क्लियर? उतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी होती है सहायक ग्रंथि। अभी मैं आपको ये क्लियर करा दूंगी तो आपको अच्छे से डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। प्राथमिक अंग क्या होता है? प्राथमिक अंग उस अंग को कहेंगे जो मेल में शुक्राणु का निर्माण करेगा, ठीक। जहां पर क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं प्राथमिक अंग। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा यहाँ पर, जो प्राथमिक अंग होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो प्राथमिक अंग है, मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि वो क्या है, वृषण है। और वृषण कहाँ पाए जाते हैं? वृषण कोश के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्राथमिक अंग है, और इसके अंदर क्या होगा, आगे चल करके शुक्राणु का निर्माण होगा। इतनी बात क्लियर? अब आपको एक और बात इसके बारे में क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, जो वृषण होगा वो शरीर से बाहर, यानी कि वृषण कोश जो होगा वो शरीर से बाहर क्यों पाया जाता है। तो आप सभी को ये याद रखना है, जो आपका वृषण होता है वो शरीर से बाहर इसलिए पाया जाता है क्योंकि आप सभी को पता है शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। मैंने आपको बताया कि वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु के परिपक्वन के लिए शरीर का जो तापमान होगा उससे कम तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि शुक्राणु परिपक्वन के लिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होगा, जो वृषण होगा वो शरीर से बाहर पाया जाता है। क्लियर? यानी कि अगर 37, अगर वृषण अंदर पाया जाता और उसमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा होगा तो वो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि शरीर का तापमान क्या है, अधिक है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर वृषण जो होंगे वो उदर गुहा के बाहर पाए जा रहे हैं, क्योंकि उदर गुहा का तापमान शरीर के तापमान से क्या है, कम है। क्लियर? अधिक होता है, हाँ अधिक होगा ना, उल्टा चलेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस जाएगा, और अधिक हो रहा है तापमान। इतनी बात क्लियर हो गई? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी जल्दी। इतनी बात समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन कहीं पर भी आएगा तो आपने याद रखना है वृषण का तापमान क्या है, शरीर के तापमान से अधिक है, अधिक, हाँ। तो वो क्या होगा, शुक्राणु परिपक्वन के लिए सही नहीं होता है। तो 35 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होगा तभी वो शुक्राणु का परिपक्वन हो पाएगा, इसलिए क्या है, वृषण बाहर होते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया वृषण एक ऐसा अंग है, उसको प्राथमिक अंग इसलिए कहा है क्योंकि उसके अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होगा, ठीक है। अब शुक्राणु का निर्माण तो हो गया, लेकिन इसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, यानी कि इसको ले जाने का काम कौन करेगा, वो सब जो अंग होंगे वो आपके सहायक अंग के अंदर आते हैं। जितने भी वो अंग होंगे जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो सारे सहायक के अंग आएंगे, जो क्या करेंगे, वृषण में जो शुक्राणु बन गया होगा उसको ले जाने का काम करेंगे। क्लियर? इतनी बात बताओ, सहायक अंग में क्या क्या पढ़ोगे, जो आपके शुक्राणु को ले जाने का काम करते हैं, एक बस की तरह जो होगा, रास्ते की तरह काम कर रहा होगा, वो होगा वृषण के सहायक अंग, ठीक है, मेल में। बताओ क्लियर? तो देखो सहायक अंग में कौन कौन से होंगे, आप इसमें पढ़ोगे वृषण पालिका, ठीक, इतनी बात पढ़ोगे। शुक्र वाहिनी, ये सब ले जाने का काम करेंगे। अधिवृषण पढ़ोगे, इनके बारे में भी बताऊंगी कि क्या क्या काम कर रही है। अधिवृषण हो गया, आपका शुक्रवाहक होगा, क्लियर। और यहां पर हो जाता है शुक्राशय। ये सभी आपके कौन से अंग होंगे, सहायक अंग होते हैं, जो कि जो शुक्राणु होगा उसको ले जाने का काम करेगा। क्लियर?
उसके बाद कुछ ग्रंथियां आ जाती है, यानी कि जो आपके शुक्राणु को एक तरल माध्यम प्रदान करेंगे, साथ ही साथ वो उसको कलर प्रदान करेंगे, साथ ही साथ वो उसको स्मेल प्रदान करेंगे, साथ ही साथ वो उसको एनर्जी भी प्रदान करेंगे, क्योंकि जब वो मादा शरीर में जाएगा तो उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी गमन करने के लिए। क्लियर? तो ये कौन से होंगे? सहायक ग्रंथियों में आएंगे, क्योंकि सहायक ग्रंथियां क्या करेगी? हार्मोन रिलीज करेगी, एंजाइम्स वगैरह रिलीज करेगी, कुछ क्षारीय द्रव रिलीज करेगी, तो वो सब क्या होंगे? सहायक ग्रंथि के अंदर आते हैं। तो आपको सहायक ग्रंथि में प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़नी है, प्रोस्टेट ग्रंथि, और दूसरी ग्रंथि है बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि। ठीक है, यूरेथ्रिल, यूरेथ्रिल। ठीक है, देख लेना इसको एक बार। देखो, बताओ इतनी बात क्लियर हो गई सबको? हाँ, आज थोड़ा रिप्लाई, क्योंकि लंबी क्लास चलेगी ना, इसलिए। समझ गए? देखो क्या करना है, आपने इसको डिवाइड कर देना। जब आप नर जनन तंत्र की संरचना पढ़ते हो ना, तो डिवाइड कर दिया करो, और पेपर में भी ऐसे लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे अच्छे से हेडिंग बनाकर। प्राथमिक अंग वो अंग होगा जो शुक्राणु का निर्माण करेगा। तो कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा, वृषण जो होगा जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है वो वृषण है। क्लियर इतनी बात? उसके बाद आते हैं सहायक अंग। अब जब शुक्राणु बन गया है तो उसको ले जाने का काम कौन करेंगे? ये सारे अंग करेंगे। पहले वृषण पालिका में जाता है, फिर शुक्रवाहिनी में जाएगा, अधिवृषण में जाएगा, शुक्रवाहक में जाएगा, शुक्राशय में जाएगा। अब वो वहां तक तो चला गया, उसके बाद अब उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, क्योंकि अब वो सीधा बाद में क्या होगा? सीधा महिला के शरीर में प्रवेश करेगा। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उसको एनर्जी चाहिए, उसको ऐसा माध्यम चाहिए कि वो आसानी से वहां पर जा सके। तो यहाँ पर कुछ ग्रंथियां होगी जो उसको वो माध्यम प्रदान करेगी, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, और होता है बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि। क्लियर इतनी बात? सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं वापस वही डायग्राम में जहां पर हम इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से देखोगे तो बहुत अच्छे से इजी वे में क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, तो ये वाली बात पता है, मैंने कहा उदर गुहा, ये क्लियर। उसके बाद क्या है? उदर गुहा के बाहर यहां पर क्या पाए जा रहे हैं? वृषण कोष पाए जाते हैं। वृषण कोष में एक, यानी कि एक जोड़ी क्या पाया जा रहा है? वृषण पाया जाता है। इतनी बात क्लियर? अब आपको याद रखना है वृषण के अंदर क्या पाई जाएगी, आप ये ध्यान रखोगे। वृषण के अंदर वृषण पालिकाएं पाई जाती है। ठीक है, कितनी पाई जाएगी? 250 कक्ष पाए जाते हैं। कुछ वृषण के अंदर ये 250 कक्ष इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये दिख रहे? ये कक्ष कितनी संख्या में? 250 याद रखना है, जिन्हें हम कहते हैं वृषण पाली, वृषण पालिका। मुझे लग रहा है कि ये यहां पर इसे तात्या को हटाना पड़ेगा, फिर ये दिखेगा। ये समझ में आ गया ना? इसको हटाती हूं मैं, हाँ, क्योंकि यहां पर लिखना पड़ेगा तो ये फिर दिखेगा नहीं कुछ। ठीक, अब दिख रहा है? हाँ, कॉर्पर ग्रंथि ही बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि को कहा जाता है। ये बात याद रखनी है सबने। ठीक, अब देखो वृषण पालिका होगी जो कितनी होती है संख्या में? याद रखोगे 250 कक्ष पाए जाते हैं। इन कक्षों को ही क्या पाई बोलते हैं हम? वृषण पालिका कहते हैं। इसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इतनी बात ध्यान रखोगे। अब वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 संख्या में शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती है। क्या बोला? ये संख्याएं याद रखना है, एनसीईआरटी की है, आपके नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो फिर वहां पर काम आएगी। ठीक है, तो जितनी संख्या इसमें दी रहती है ना एनसीईआरटी में, वही आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कभी, तो याद रखा करो। वृषण पालिका के अंदर मैंने कहा 1 से 3 संख्या में शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर हम शुक्र जनन कोशिकाओं को अलग कलर से दिखाते हैं। ये इस प्रकार से 1 से 3 संख्या में दिखाई देती है, यानी कि प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये देखो, ये इस प्रकार से संरचनाएं हैं।
ठीक है, ये क्या कहा हमने इन्हें हमने कहा शुक्र जनन कोशिकाएं, और इंग्लिश में हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। संख्या कितनी है? 1 से 3 संख्या में पाए जाते हैं प्रत्येक वृषणपाली के अंदर। इतनी बात क्लियर? अब आपको यहां पर चीज समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका है शुक्र जनन कोशिका, जो आगे 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है। ठीक है, ये कोशिका क्या होती है? शुक्र जनन कोशिका 2 कोशिका में विभाजित होती है। कौन कौन सी? आपकी जो एक कोशिका होगी उसे हम कहते हैं सर्टोली कोशिका, और दूसरी होती है नर जर्म कोशिका। तो ये कहां पे लिखूंगी मैं? यहां पर लिख देती हूं। ये कोशिका आगे चल करके विभाजित होगी और 2 कोशिका का निर्माण करती है। एक होती है शुक्र जनन कोशिका, क्लियर, नाम याद रखना है, और दूसरी होंगी आपकी सर्टोली कोशिका। आपको दिख रहा है या फिर मैंने डायग्राम कुछ ज्यादा बना दिया, बड़ा? बताओ, क्लियर? देखो क्या कहा मैंने, शुक्र जनन कोशिका जो संख्या में 1 से 3 पाई जा रही थी, वो आगे चलकर के विभाजित होगी और 2 कोशिका का निर्माण करेगी, शुक्र जनन कोशिका और सर्टोलिका कोशिका। ठीक है, शुक्र जनन कोशिका क्या करेगी? यही वो कोशिका है, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका है, जो आगे चल करके शुक्राणु निर्माण की क्रिया करेगी, यानी कि यहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है। इस कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर याद रख रहे हो, ये शुक्र जनन कोशिका कहां पाई जा रही है? आपको दिख रहा है कि वृषण के अंदर पाई जा रही है। इसलिए ही मैंने कहा था वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण के अंदर आपके वृषण पालिका पाई जा रही है। वृषण पालिका के अंदर शुक्र जनन कोशिका पाई जा रही है। शुक्र जनन कोशिका 2 भागों में विभाजित हो रही है। कौन कौन सी? शुक्र जनन कोशिका और सर्टोलिका कोशिका। यहाँ पर जो शुक्र जनन कोशिका है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसके पश्चात शुक्राणु का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर? अब सर्टोलिका कोशिका कैसी है? सर्टोलिका कोशिका वह कोशिका होती है जो इस शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करेगी। तो ये कैसी कोशिका है जो क्या करेगी? पोषण प्रदान करेगी। ठीक है, पोषण प्रदान किसको करेगी? शुक्राणु को करेगी। इतनी बात किस किस को क्लियर भी बताओ? हाँ, क्लियर? ठीक है, दिख रहा है ना? क्लियर हो गई है? जल्दी बताओ। चलो, सबने क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहां पर क्या होता है? आपका अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, यहां पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाएगी? अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहां पर अंतराली कोशिका, या हम इनको कह सकते हैं लीडिंग सेल्स बोलते हैं। ठीक है, लीडिंग सेल्स बोल दो। तो यहां पर कौन सी सेल्स पाई जाएंगी? लीडिंग सेल्स पाई जाती है, लीडिंग कोशिका। अब लीडिंग कोशिका का क्या काम होगा? ये करती है एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्रवण। लीडिंग कोशिका का काम होगा एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्रवण करती है। ये याद रखोगे, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्रवण करती है। अब एंड्रोजन हार्मोन्स का क्या काम होगा? जो भी नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है वो इसी एंड्रोजन हार्मोन्स के स्त्रवण से होता है। ये लीडिंग सेल्स जो होती है वो क्या करती है? एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्रवण करती है, और इससे जो मेल होगा उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होंगे? जो भी मनुष्य की आवाज, जो मेल होगा उसकी आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछें आ जाती है, तो वो किसके कारण आ रही है? जो ये एंड्रोजन हार्मोन स्त्रवित हो रहा है उसके कारण। क्लियर इतनी बात? चलिए, ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि शुक्र जनन जो आपकी कोशिका होगी वो शुक्राणु का निर्माण करेगी। इतनी बात क्लियर? अब देखो, ये सेल्स क्या होंगी? आगे चलती है, ये आगे चल करके इस प्रकार से खुलेगी। ठीक है, और यहां पर ये क्या बना देती है? गुच्छा सा बना देगी, यानी कि
जो कौन सी सेल्स थी आपकी, जो आपकी शुक्रजनन कोशिकाएं हैं, ठीक है, शुक्रजनन कोशिकाएं आगे चल करके, अब शुक्रजनन कोशिका में शुक्राणु भर गया है, अब आगे चलेगी तो यहां से कौन सा स्टार्ट होने वाला है आपका, जो सहायक अंग होंगे वो स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो शुक्रजनन कोशिका से शुक्राणु को लेकर के बाहर जा रहे होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो ये कोशिकाएं होंगी आगे चल करके एक क्या बनाएंगी, गुच्छा बना देती है, ठीक है, यहाँ पर क्या बनाएंगी, वो एक गुच्छा बना देती है जिसे हम कहेंगे वृषण जालिका, ठीक है, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर इसे, वृषण जालिका। चलो पहले उधर बाहर का फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है, ये होता है वृषण जालिका, इसे हम कहते हैं वासा एफ्रेंसिया, ठीक है, इसे हम बोलेंगे वासा एफ्रेंसिया। तो यहां से स्टार्ट हो गया है आपका सहायक अंग, जो कि शुक्राणु को लेकर के जाएंगे आगे। क्लियर इतनी बात? बताओ। नहीं, ये सारा एनसीईआरटी का है, उससे बाहर एक भी चीज नहीं है, सब एनसीईआरटी का पढ़ रहे हो आप, ठीक है प्रिंस, सबका सब एनसीईआरटी का है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, उससे बाहर भी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे एनसीईआरटी का ही पूछा जाता है और बोर्ड में भी। बताओ, इतनी बात क्लियर? क्या हुआ यहाँ पर, ये बात याद रखो कि यहाँ पर जो आपकी क्या है, अच्छा एक और चीज याद रखनी है, इसे हम रेटे टेस्टिस कहते हैं, ठीक है, इसके बाद आएगा आपका, इसे हम वृषण जालिका को बोलेंगे रेटे टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है, वृषण जालिका को रेटे टेस्टिस बोलेंगे। इसके बाद देखो फिर से ये जालिकाएं खुल जाती है आगे चल करके, फिर ये खुल जाएंगी तो ये आगे चल करके आपकी शुक्र वाहिनी का निर्माण करती है, और शुक्र वाहिनी को हम कहते हैं शुक्र वाहिनी या वाहिनिकाएं लिखो, ठीक है, इसे हम कहते हैं वासा एफ्रेंसिया। इतनी बात क्लियर? क्या क्या हुआ, यहां से वृषण जालिका में गया शुक्राणु, उसके बाद शुक्र वाहिनी में गया, ठीक है, वृषण जालिका क्या है, आगे खुल करके जो आपकी कौन सी शुक्रजनन कोशिकाएं थी वो आगे चल करके गुच्छेनुमा संरचना बना दी, जिस अब आ गई आवाज, हेलो, ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या बताया मैंने, जहां से आपने नहीं देखा शुरू से एक बार फिर से बताती हूँ। क्या हुआ, आप सभी को पता है कि नर में संरचना में एक जोड़ी वृषण कोष शरीर से बाहर पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। वृषण मेल का एक प्राथमिक अंग होता है, क्योंकि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर हम वृषण के अनुप्रस्थ काट देखें, अगर वृषण को काट करके संरचना देखते हैं और ऐसे झांक के देखोगे तो आपको ये संरचनाएं दिखाई देगी। उसके अंदर क्या संरचना दिखाएगी, सबसे पहले आपको वृषण के अंदर 250 कक्ष दिखाई देते हैं, जिसे आप कहते हैं वृषण पालिका, ठीक है, वृषण पालिका कहते हो, 250 संख्या में होती है। और वृषण पालिका के अंदर, ठीक है, वृषण पालिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, 1 से 3 संख्या में शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती है। तो प्रत्येक 250 कक्ष के अंदर शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जा रही है। शुक्र जनन कोशिका वो कोशिका होगी जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और कौन सी कोशिका में, शुक्र जर्म कोशिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण हो गया, ठीक, तो प्राथमिक अंग का काम हो गया। अब आगे चल करके जो शुक्राणु बन गया है उसको ले जाने का काम कौन करेगा, सहायक अंग करेंगे। तो सहायक अंग देखो, सबसे पहले कौन सी कोशिका आएगी, यहाँ पर वृषण जालिका से स्टार्ट होगा, वो शुक्राणु को लेकर के जा रही है वृषण जालिका, कहाँ, शुक्र वाहिनी में, ठीक है। वृषण जालिका ये जाल यानी कि गुच्छेनुमा संरचना बना देती है, इसलिए उसका नाम जालिका रखा है, ठीक है। यहाँ पर शुक्राणु आ गया, उसके बाद वापस से क्या होगी, नलिका रूपी संरचनाएं निकलेगी, जिन्हें हम कहते हैं शुक्र वाहिनी। अब जो शुक्राणु बन गया है वो कहाँ आ गया है, शुक्र वाहिनी के अंदर आ गया। क्लियर इतनी बात। शुक्र वाहिनी आगे चल करके वृषण के चारों, ये इस प्रकार से एक साइड इतनी लंबी संरचना का निर्माण कर रही है, तो इस संरचना को हम कहते हैं अधिवृषण। और अधिवृषण वह संरचना होती है जहां पर शुक्राणु स्टोर रहते हैं, यानी कि शुक्राणु का भंडारण अधिवृषण में होता है।
तो जैसे ही शुक्राणु बन जाएगा तो सब शुक्राणु बहुत सारी संख्या में, बहुत सारी मात्रा में शुक्राणु का निर्माण होगा। और वो कब कब यहाँ पर आकर के वो कहाँ स्टोर रहता है, अधिवृषण में। और जैसी जरूरत पड़ेगी तो वो शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो जब तक वो स्टोर रहता है तो वो कहाँ पर रहता है, अधिवृषण के अंदर। तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर शुक्राणु का भंडारण होता है, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, अधिवृषण में। क्या हो रहा है, शुक्राणुओं का भंडारण। बताओ क्लियर इतनी बात, अब आ गया ना, क्लियर है सबको, अच्छे से बताओ, जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अब यहां पर देखो ये सारा काम कहां हुआ है, वृषण के अंदर ही हुआ है, अधिवृषण तक संरचना अंदर है। अब यहां से चलेगी जो संरचना वो जाएगी आपके शुक्रवाहक जाएगा। तो शुक्रवाहक को मैं क्या करूं, अगले पेज पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा भर गया है, मैं फिर से बना देती हूँ संरचना। आपको ध्यान रखना है, आपको समझ में तो आ गया ना। इस प्रकार से संरचना थी, एक साइड का वृषण बना रहे थे, इसमें आपके वृषण 250 संख्या में वृषण पालिकाएं हैं। इसके अंदर आपकी कौन सी है, शुक्रजनन कोशिकाएं हैं जिसमें शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्रजनन कोशिका आगे चलती है, किसका निर्माण कर रही है, ये शुक्रजनन कोशिका आगे चल करके ये संरचना बनाती है और एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। इसे आप कहते हो वृषण पालिका, जालिका। ठीक है, वासा एफ्रेंसिया। ठीक, वृषण जालिका, फिर आगे चल करके ये संरचना ऐसी संरचना से निकल रहा है, यानी कि शुक्राणु जा रहा है इन नालिकाओं के द्वारा। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी फिर क्या कर रही है, इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण कर रही है ना, ये एक संरचना में जा रही है, मिल जाती है इससे, जहां पर क्या होगा, शुक्राणु का भंडारण, जिसे हम अधिवृषण कहते हैं। क्लियर। अब देखो अधिवृषण से संरचना निकल रही है इस प्रकार से, अधिवृषण से एक और नलिका रूपी संरचना निकलती है। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ दो। अब आपको पता है कि आप उदर गुहा के अंदर जा रहे हो। ठीक है, तो उदर गुहा में आप सभी को पता है कि यहाँ पर कौन सी संरचना होगी, आपका यूरिनरी ब्लैडर पाया जाएगा, है ना। इस प्रकार से क्या संरचना है, इसको क्या बोलते हैं हम, मूत्राशय बोलते हैं, जहां पर मूत्र एकत्रित होता है। ठीक, ये क्या है, मूत्राशय। अब आप देखो उदर गुहा के अंदर आ गए हो, अभी तक जितना काम पढ़ रहे थे वो सब उदर गुहा के बाहर चल रहा था, अब उदर गुहा के अंदर आ गए हो तो यहाँ पर कौन सी संरचना है, मूत्राशय। मूत्राशय में क्या पाई जाएगी, मूत्रवाहिनियां। तो ये मूत्रवाहिनियां बना दो। ठीक है, मूत्रवाहिनी। और क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, आपका पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट उत्सर्जन तंत्र बना होता है ना। तो देखो मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, और फिर ये क्या निकल रहा है, मूत्र मार्ग। ठीक है, ये क्या है, मूत्र मार्ग, और इससे क्या निकल जाता है, आगे नीचे चल करके मूत्र निकलेगा, है ना। ये इस प्रकार से संरचना है। क्लियर हो गई इसको। अब देखो, अब ये जो संरचना निकल रही है ये आपकी होती है शुक्रवाहक। ठीक है, और इसको आप कहते हो वासा डिफरेंस। ठीक है, वासा डिफरेंस। तो अफ्रेंसिया याद रखोगे, जो वासा अफ्रेंसिया थी वो शरीर के बाहर थी। क्लियर। और वासा जो डिफरेंस है वो शरीर के अंदर जा रहा है, वो शुक्राणु को ले जाएगा कहां, उदर गुहा के अंदर। अब वासा डिफरेंस देखो कैसे चलता है, वासा डिफरेंस शुक्राणु को ले जाएगा। पहले तो उसकी संरचना देखोगे किस प्रकार से वासा डिफरेंस की संरचना होती है। इस प्रकार से मूत्रवाहिनी को साथ, जब वो मूत्रवाहिनी की साइड पहुंचेगी तो वो संरचना क्या होती है, उसको पीछे से घुमा करके आगे आती है। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि जैसे कि अगर ये बात करो, ये मूत्रवाहिनी है। ठीक है, तो जो आपका शुक्रवाहक है, यानी ये शुक्रवाहक जो होगी वो कैसी आ रही है, पीछे से लटक करके आ रही है। ठीक है, पीछे से आ रही है। तो इस प्रकार से ये कैसी आ रही है, पीछे से संरचना आ रही है। इतनी बात क्लियर, सबको क्लियर बताओ। ठीक है, वासा डिफरेंस जो होगी वो इस प्रकार से आती है। इतनी बात क्लियर। अब यहां पर याद रखोगे एक संरचना होगी जो आपका होता है ये इस प्रकार से,
शुक्राशय की संख्या देखोगे, ये कहलाता है शुक्राशय, शुक्राशय, ठीक है, जिसे आप कहते हो सेमिनी वेसिकल, सेमिकल वेसिकल, ठीक है, सेमिनी वेसिकल शुक्राशय होता है। तो ये संख्या में कितने पाए जाते हैं, ये भी याद रखोगे, संख्या में 2 पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक है। सेमिनल जो वेसिकल्स होते हैं ये संख्या में 2 पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से कहां लगे होते हैं, आपके मूत्राशय से जुड़े होते हैं, ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं, क्लियर। और बहुत सारे डायग्राम आप देखोगे तो ये यहाँ साइड से भी दिखाई देते हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जब शुक्राशय आ जाएगा, उसके पश्चात यहाँ पर एक स्खलनीय वाहिकाएं पाई जाती है, ठीक है, 2 वाहिकाएं पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं स्खलनीय वाहिका, ठीक है, जो कि क्या करेगी, जब शुक्राणु आएगा शुक्राशय में उसको फ्रक्टोज मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद स्खलनीय में आ जाएगा, यहाँ पर भी वापस इसमें कुछ हार्मोन्स एंजाइम्स इसके साथ मिलेंगे, उनके बारे में अभी बताऊंगी मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो स्खलनीय होगा वो उसको क्या करेगा, शुक्राणु को कहाँ डालने का काम करेगा, मूत्र मार्ग के अंदर डालने का काम करेगा, ठीक है। अब मूत्र मार्ग के अंदर यानी कि जो स्खलनीय होती है, इसके चारों ओर एक संरचना पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे आप कहते हो प्रोस्टेट ग्रंथि, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये जो ग्रंथि होती है इसे आप कहते हो प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड आप बोलते हो इसको। इतनी बात क्लियर। और ये संख्या में कितनी पाई जाती है, 1 पाई जाती है। तो इतनी बातें ध्यान रखना है, मैं संख्या बता रही हूँ। स्खलनीय जो होती है वो संख्या में 2 पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में 1 पाई जाती है, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, शुक्राणु आ गया, प्रोस्टेट ग्रंथि में मिल गया, ठीक है। अब शुक्राणु क्या होगा, वीर्य कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रंथियां थी उसने उसको ऐसा माध्यम प्रदान कर दिया, यानी मैंने बताया ना कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होगी वो उसको तरल माध्यम प्रदान करेगी। जो व्हाइट कलर आता है उसमें वो किसके कारण आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो उसमें अपने एंजाइम स्रावित करती है, उसके कारण जो आपका शुक्राणु होता है उसका कलर व्हाइट हो जाता है। उसमें जो स्मेल आती है वो भी किसके कारण आती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम्स होते हैं उसके कारण। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब आगे चलो, आगे क्या करेगा, शुक्राणु आया, उसके बाद आगे क्या होती है, आपकी 2 और ग्रंथि पाई जाती है, ये इस प्रकार से बना दो, इसको कलर कुछ और दे दो, कलर से फिर आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना। अब देखो, फिर ये 2 ग्रंथियां और पाई जाती है, ये भी संख्या में 2 है, इसको कहते हैं आप बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि, ठीक है, बल्बो यूरे, हाँ ये, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि होती है, क्लियर। संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। इसका दूसरा नाम भी याद कर लो, इसको हम कॉर्पस ग्रंथि भी कहते हैं, कॉर्पस ग्रंथि, ठीक है, इसी का नाम क्या है, कॉर्पस ग्रंथि है। बताओ, क्लियर इतनी बात कि यहाँ पर क्या हुआ, अब शुक्राणु कहाँ आ गया, बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि में। तो यहाँ पर ये भी क्या करेगा, कुछ एंजाइम इसको प्रोवाइड करता है, कैल्शियम वगैरह, है ना, कुछ और एंजाइम्स जो होंगे, 5 एंजाइम्स होंगे, वो शुक्राणु को प्रदान करेगा, किस कारण, ताकि उसकी गतिशीलता बढ़ सके। जब उसको मादा शरीर में जाएगा तो उसको गतिशीलता प्रदान करे, यानी कि एनर्जी उसको प्रोवाइड कर सके। तो ग्रंथियों का काम यही होता है, कुछ एंजाइम्स को स्रावित करना, ताकि शुक्राणु क्या हो जाए, गतिशील बन जाए। क्लियर। तो अभी क्या निकल रही है, वीर्य के साथ। अब देखो, आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, बताओ इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ, यहां पर बताती हूँ, ठीक है। देखो, आप सभी को पता है वीर्य और हम बोलेंगे शुक्राणु, इन दोनों में क्या अंतर होता है। वीर्य को आप इंग्लिश में सेमन कहते हो, शुक्राणु को आप इंग्लिश में स्पर्म कहते हो, क्लियर। अब देखो, शुक्राणु को याद रखोगे, शुक्राणु एक कोशिका होती है। ये क्या होती है, कोशिका होती है शुक्राणु, ठीक है। शुक्राणु एक कोशिका होती है, कोशिका होगी, यानी कि ये कोशिका क्या करेगी, जब आगे चल करके निषेचन की क्रिया में
अंडाणु कोशिका के साथ संलयित होगी और युग्मनज का निर्माण करेगी। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है। वीर्य क्या होता है? वीर्य क्या होगा? जो शुक्राणु रहता है, जो व्हाइट जो तरल रहता है, वो वीर्य कहलाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। शुक्राणु आप ये बोल सकते हो कि वीर्य के अंदर शुक्राणु रहता है। ठीक है, वीर्य क्या है? सिर्फ वो व्हाइट कलर का जो तरल पदार्थ है, वो जो शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान कर रहा है, उसको जो पतलापन प्रदान कर रहा है, वो सब वीर्य का काम है। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार से सफेद द्रव जिसे बोल रहे हो आप, सफेद द्रव। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह है, जिसके कारण आगे लुब्रिकेंट वगैरह का काम भी, ये सब वीर्य का काम है। ठीक है, संरचना आगे चल करके जो अंड कोशिका के साथ संलयित होता है वो शुक्राणु होगा। लेकिन जब ये शुक्राणु कहाँ आया? ग्रंथियों के सामने आया, तो ग्रंथियों ने इसको ऐसा बना दिया कि वो वीर्य के साथ मिल गया। ठीक है, और फिर क्या बन गया? वो वीर्य। ठीक है, तो वीर्य के अंदर शुक्राणु कोशिकाएं पाई जाती है। बताओ, क्लियर इतनी बात? बताओ, सबको क्लियर है ना? तो इस प्रकार से देखो, अब क्या है, एक और बात याद रखो कि बल्बो यूरेथ्रिल ग्रंथि में आ गया और इसके बाद मूत्र मार्ग से होते हुए शुक्राणु बाहर आ जाता है। क्लियर इतनी बात? अब आपको यहाँ पर मैं संरचना बना देती हूँ कि यहाँ पर जो मूत्र मार्ग की संरचना है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, ये क्या है? मूत्र मार्ग है, जिसे आप यूरेथ्रा बोलते हो। ठीक है, यूरेथ्रा। क्लियर? यूरेथ्रा के चारों ओर क्या है? ये इस प्रकार की संरचना, ये कहलाती है पेनिस। ठीक है, ये क्या है? आपका शिश्न होता है, शिश्न, जिसे आप कहते हो पेनिस। क्लियर? अब शरीर से बाहर जो संरचना होती है उसे आप कहते हो, जो ये शरीर, जो ये इस प्रकार की संरचना है, त्रिभुजाकार संरचना दिख रही है थोड़ी थोड़ी, इसे आप कहते हो शिश्नमुंड। शिश्नमुंड। क्लियर? इसे कहते हो शिश्नमुंड। इसके बाहर क्या होती है? त्वचा होती है। ठीक है, बहुत पतली सी त्वचा होती है, बहुत ढीली सी त्वचा होती है, ये इस प्रकार से। ये शिश्नमुंड मतलब वो त्वचा ही है, वो ही है, ये याद रख लो कि ये इस प्रकार से बहुत ढीली सी त्वचा होती है। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, देखो ये क्या है? शिश्नमुंड है। इसके बाहर क्या बोला मैंने? जो त्वचा होती है, इसको आप हिंदी में आच्छाद कहते हो, अग्रच्छद, अग्रच्छद। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हो आप इसको फोर स्किन। ठीक है, बहुत ढीली सी स्किन होती है, जिसे अग्रच्छद या हम बोलते हैं फोर स्किन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई सबको? बताओ, पेनिस क्या है? पेनिस शरीर के बाहर संरचना होती है जो आपके वृषण कोश के आगे पाई जाती है संरचना। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है, मेल में शरीर से बाहर पाई जाती है, वृषण कोश के आगे संरचना। ठीक है, तो पेनिस के पीछे कौन सी संरचना पाई जाती है? वृषण कोश संरचना। क्लियर हो गई इतनी बात? बताओ, किस किस को अच्छे से क्लियर हुई है ये बता दो। बताओ, जल्दी बताओ, और स्क्रीनशॉट भी लो। ठीक है, ठीक है, एक और बार फिर से समझे। फिर से हमने कहा से, आप सभी को पता है अब ये सारा काम उदर गुहा के अंदर चल रहा है। अभी तक जो शुक्राणु का निर्माण हुआ था अधिवृषण में, जहां पर शुक्राणु स्टोर हो चुके हैं, वहां तक क्या था? वो सारा काम वृषण के आसपास ही चल रहा है, उसी के अंदर चल रहा है। उसके बाद जो शुक्रवाहक थी आपकी नलिका, उसने क्या करा? शुक्राणु को ले जाया इस प्रकार से। ठीक है, मूत्रवाहिनी के पीछे और ऐसे लटक करके आई। ठीक है, और यहाँ पर आपके मूत्राशय में शुक्राशय स्थित होता है, जो कि फ्रक्टोज वगैरह इसको प्रोवाइड करता है। शुक्राशय संख्या में 2 पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्राणु यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर वो वीर्य में चेंज हो गया। क्लियर? वीर्य में आकर के वो क्या करेगा? स्खलनीय वाहिकाओं में पहुंचता है, और स्खलनीय वाहिका वो रास्ता है, वो वाहिनी होती है जो शुक्राणु को इस मूत्र मार्ग में लेकर के आ जाएगी, यानी कि वो उसका मार्ग वहीं पर फिट कर लेती है। ठीक है, स्खलनीय में आ जाएगा। स्खलनीय से शुक्राणु प्रोस्टेट ग्लैंड में आएगा। क्लियर? प्रोस्टेट ग्लैंड फिर उसको क्षारीय द्रव प्रोवाइड करेगी, कलर वगैरह जो वीर्य में बदला था वो। क्लियर? तो यहाँ पर हम उसको फिर वीर्य बोल देते हैं। वीर्य के अंदर शुक्राणु कोशिका प्रेजेंट है। क्लियर? अब यहाँ पर फिर क्या होगा? प्रोस्टेट ग्रंथि से आते हुए वो कहाँ?
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर वो भी उसको क्या करेगा, गतिशीलता प्रदान करेगा, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, शुक्राणु निकलेगा और वो कहां से आ गया, उदर गुहा से बाहर आकर के वो मूत्र छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं भी, बताओ जल्दी। क्लियर। फोर स्किन देखो एक ढीली संरचना होती है, ठीक है। ये क्या होती है, बहुत ढीली संरचना होती है और कई कई जो बहुत सारे लोग होते हैं वो इसको निकाल ही देते हैं। बच्चा जब जन्म होता है ना उसका, उसी समय इस फोर स्किन को काट दिया जाता है, डॉक्टर काट देते हैं, क्लियर। तो इसका उतना काम नहीं होगा, इजैकुलेशन में ये काम करता है, ठीक है। जब इंसेमिनेशन कराना होगा, हम जब क्या करेंगे, वीर्य सेचन की क्रिया करते हैं। इंसेमिनेशन यानी कि वीर्य सेचन। वीर्य सेचन क्या होगा, शुक्राणु को मादा शरीर के अंदर प्रवेश कराना, क्लियर, वजाइना के थ्रू होते हुए। बताओ क्लियर हो गई कि नहीं बा। उत्तेजनाएं आपके जो हार्मोन्स होंगे वो पैदा करते हैं। उत्तेजना का काम फोर स्किन का नहीं होता है, उत्तेजना का काम आपके अंदर जो हार्मोन्स होंगे वो आपको उत्तेजित करते हैं। बताओ क्लियर, ठीक, सब कह रहे क्लियर है। एक और बार फिर से थोड़ा सा देख ले क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीछे से वापस शुरू से चलते, कैसे शुक्राणु का निर्माण हुआ है, फिर कैसे हम उदर गुहा तक पहुंचे हैं नर संरचना में, ये देख लो। बताओ, देखो कुछ नहीं था, आपको पता है कि नर संरचना में क्या होंगे, एक जोड़े वृषण शरीर से बाहर पाए जाते हैं, क्लियर। क्यों, क्योंकि इनका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, याद रखोगे। और ये शुक्राणु परिपक्वन के लिए बहुत अच्छा तापमान माना जाता है, क्लियर। वृषण की संरचना में क्या होंगे, 250 कक्ष पाए जाते हैं, जिसे हम वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 संख्या में शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती है। शुक्र जनन कोशिकाएं वह कोशिकाएं हैं जो शुक्राणु का निर्माण करेगी, अर्थात शुक्र जनन कोशिकाओं में नरजरम कोशिका, शुक्र नरजरम कोशिका पाई जाती है और सटोलिका कोशिका पाई जाती है। जो यहाँ पर शुक्र जर्म है ना, ये शुक्र जनन कोशिकाएं होंगी, इसमें जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा, क्लियर। ये कौन से स्टेज में होगा, जब बच्चा 12-13 साल हो जाता है ना, प्यूबर्टी एज आ जाती है, किशोर अवस्था आ जाएगी, उस टाइम पर ये क्रियाएं होनी स्टार्ट हो जाती है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण हो गया, सर्टोलिका कोशिका इसको पोषण प्रदान करने का काम करेगी। तो यहाँ तक प्राथमिक अंग का काम हो गया। उसके बाद क्या करेगी, शुक्राणु को लेकर के जाएगा जो आपकी वृषण जालिका है। वृषण जालिका से फिर शुक्राणु शुक्रवाहिनी में आएगा। शुक्रवाहिनी में आकर के शुक्राणु कहाँ स्टोर हो जाता है, अधिवृषण में स्टोर हो जाएगा। और जैसे जैसे जब इसको समय समय पर शुक्राणु की आवश्यकता होगी, इसको बाहर त्याग दिया जाएगा, वरना ये 72 या 73 दिन तक यहाँ अधिवृषण में स्टोर रह सकता है आपका शुक्राणु, ठीक है। हर शुक्राणु को बनने में 73 या 74 डेज लगेंगे, 72, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टोर रहता है, क्लियर। उसके बाद फिर वो नष्ट हो जाएगा और उसके बाद दोबारा प्रोसेस होगी, वो वापस शुक्राणु बनता है, ठीक। अधिवृषण में स्टोर हो गया। अब यहाँ पर से अधिवृषण से होते हुए एक नलिका जा रही थी, जिसे हमने शुक्रवाहक नलिका कहा। शुक्रवाहक नलिका शुक्राणु को अब उदर गुहा में ले जा रही है, ठीक है। तो उदर गुहा में ले जाएगी तो इस प्रकार से ये उदर गुहा से ले जा रही है, वो कहां ले गई, उदर गुहा में ले गई, और वो फिर कहां ले गई, शुक्राशय में ले गई। शुक्राशय से फिर शुक्राणु कहां जाएगा, यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि की साइड, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से होते हुए वो बाहर त्याग दिया जाता है। और यहाँ पर आकर के वो वीर्य, उसके साथ वीर्य भी आ जाता है, और फिर वो कैसे निकलता है, वीर्य के रूप में बाहर निकलता है। वीर्य के अंदर शुक्राणु रहते हैं, क्लियर। बताओ क्लियर हो गया ना सबको, ठीक। अब देखो आगे आपको अब डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, क्या है ये देख रहे हो आप, ये आपके देखो एक जोड़ी वृषण है, इसके अंदर वृषण पालिकाएं पाई जाती है। वृषण पालिका के अंदर वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिनी, फिर अधिवृषण, ये इस प्रकार से संरचना। ये शुक्रवाहक नलिका जो है, शुक्रवाहक जो है वो कहाँ, उदर गुहा में ले जा रही है। ये आपकी आ गई कौन सी ग्रंथि, शुक्राशय आ गई है, संख्या में 2 पाए जाते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि दिख रही है, ये इस प्रकार से, ये संरचना प्रोस्टेट ग्रंथि की है, ठीक है। फिर बल्बो यूरेथ्रल ये रही आपकी, और उसके बाद मूत्र मार्ग, और यहाँ से फिर अग्रछद से बाहर निकल जाता है, क्लियर।
बताओ, अग्रछद हम फोर स्किन को कहते हैं, बच्चे पूछ रहे थे फोर स्किन को, इतनी बात बताओ, क्लियर है ना। एक बार बुक में डायग्राम देखना, अगर दिख नहीं रहा होगा ना तो बुक में डायग्राम जरूर देखना। अब देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ये वाला साइड संरचना है, बगल की संरचना। अब देखो इसमें कुछ नहीं, इसको समझोगे बहुत इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, वृषण कोश है ना। पहले तो ये संरचना शरीर के बाहर है, ये वृषण कोश है, इसके अंदर वृषण है, शुक्राणु का निर्माण हुआ, शुक्राणु अधिवृषण में आया, ठीक है, उसका स्टोर होगा, जैसी आवश्यकता पड़ेगी शुक्राणु बाहर आने के लिए वो कहां से होते हुए जा रहा है, शुक्रवाहक से होते हुए जा रहा है। अब देखो ये शुक्रवाहक क्या है, ये आपका जो मूत्राशय है उससे उस तरह कहा ना, उस पे लटक करके जा रहा है। तो देखो ये इस प्रकार से घूम करके जा रहा है यहाँ पर, है ना, ये मूत्राशय है, उससे घूम करके कहाँ जा रही है, ये शुक्रवाहक आपके शुक्राशय में मिल रही है, ये शुक्राशय है, ठीक है। शुक्राशय से फिर ये आपकी स्खलनीय होती है, और उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्रंथि आ गई है, उसके बाद ये देखो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है, और फिर यहाँ से होते हुए शुक्राणु यानी कि वीर्य के साथ मिल रखा है, और फिर वो शरीर से बाहर त्याग दिया जा रहा है, क्लियर। तो इसलिए वो घुमा करके संरचना बना रखी है, क्योंकि शुक्रवाहिनी ऐसे नहीं चिपक जाती है, वो ऐसे पीछे से होते हुए ही आगे आ रही है, क्लियर, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, और बस बाकी आपको ये साइड व्यू दिया गया है, समझ में आ गया सबको, ठीक। अभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार देख ले एनसीईआरटी में क्या है, देखो शरीर में वृषण गुहा, बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे वृषण कोश कहते हैं, बाहर की साइड। वृषण कोश में देखो, वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायता करता है, ठीक है। शरीर का तापमान अधिक था, लेकिन वृषण कोश का तापमान क्या है, कम है, 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसलिए क्या होंगे, जो 35 डिग्री सेल्सियस है वही शुक्राणु परिपक्वन के लिए एक सही तापमान होता है, क्लियर। अब देखो शुक्र जनन के लिए आवश्यक है, जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक। अब देखो शुक्राणु क्या होगा, वृषण के बाद क्या है, वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिसे वृषण पालिका कहेंगे, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। वृषण पालिका के अंदर मैंने बताया कि 1 से 3 संख्या में अतिकुंडलित शुक्रजनन कोशिकाएं होती है, और ये शुक्रजनक कोशिकाएं है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होगा। देखो शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही थी, कौन कौन सी, एक आपकी होती है नर्मजन कोशिकाएं, और दूसरी जो होगी वो होती है सर्टोलिका कोशिका, क्लियर। सर्टोलिका कोशिका पोषण प्रदान करेगी, और बाकी नर जर्म क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात शुक्राणु का निर्माण करेगी, क्लियर इतनी बात, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब शुक्राणु कहाँ जाएगा, वृषण जालिका से होते हुए शुक्रवाहिनी में जाएगा, है ना, और शुक्रवाहिनी से होते हुए कहाँ जा रहा है, ये अधिवृषण में, जहां पर शुक्राणु स्टोर रहता है, क्लियर। फिर शुक्रवाहक से होते हुए वो कहाँ जाएगा, शुक्राशय में जाएगा, ठीक है, और शुक्राशय से फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और फिर वो बाहर त्याग दिया जाएगा, क्लियर।